हमारे इस एसेट क्लासेस के वीडियो की श्रृंखला में हमने जो 5 एसेट क्लासेस की बात की है, जिसमें फर्स्ट था इक्विटी, सेकंड था गोल्ड, तीसरा था रियल एस्टेट, चौथा था डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स और पांचवा था इंश्योरेंस। अब ये 5 एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन किस प्रपोर्शन में करना है? क्या इसमें एज का फैक्टर कंसिडर करना चाहिए? क्या आपका रिस्क प्रोफाइल कंसिडर करना चाहिए? क्या आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या आपकी पर्सनैलिटी कंसिडर करनी चाहिए? ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू दिस 8th वीडियो from Finoda. I am CA Mahendra Chaturmutha. The aim of this channel is your financial freedom through financial wisdom. First हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस जैसे है हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है और आपके डिपेंडेंट्स के लिए वो एक एसेट है। तो आपके लिए एसेट नहीं है, एक एक्सपेंस है। जैसे मेडिक्लेम हो गया वैसा आपका एक्सपेंस है। तो हम आपको या आपका ये रिटायरमेंट का हिस्सा मानते ही नहीं। आपका एसेट्स में प्रोपोर्शन में इसका कुछ हिस्सा होना चाहिए, उस गिनती में ये आता ही नहीं है। और ये भी हमने बताया कि इंश्योरेंस जो सम एश्योर्ड है वो आपके मंथली एक्सपेंसेस के 400 टाइम्स होना चाहिए। अब बचे इंश्योरेंस के अलावा 4 एसेट क्लासेस जो है गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट के बारे में हमारा जो वीडियो है उसमें हमने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है कि रियल एस्टेट ये कोई कॉमन इंसान के, कॉमन आदमी के, कॉमन मैन के लिए है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। रियल इस्टेट उनके लिए ठीक है जिनका बैक मनी बहुत ज़्यादा जनरेशन है, नहीं तो रियल इस्टेट का परचेसिंग, उसका होल्डिंग मतलब उसका मेंटेनेंस और उसके सेलिंग, ये तीनों में जो झंझट है वो उसके रिटर्न्स में जो आते हैं, रियल इस्टेट के जो रिटर्न्स आते हैं वो इक्विटी से वैसे भी कम है। तो इतने कम रिटर्न लेके और इतनी झंझट मोल लेके क्या मतलब आता है? अगर जिसके पास में ब्लैक मनी है वो उसमें इन्वेस्ट करे समझे, लेकिन एक कॉमन इंसान जिसके पास में कोई ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं है उसने रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मन करता ही है तो इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कीजिए। कोई अच्छी सी रियल एस्टेट कंपनी जो वेल मैनेज्ड हो, ऑनेस्ट प्रमोटर से प्रमोटेड हो, उसमें आप जाइए। रियल एस्टेट के बारे में और एक बात कि अगर आपका खुद का घर है तो हम उसको एसेट में नहीं पकड़ेंगे। मतलब एसेट मिक्स का जो प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें हम खुद का रहता हुआ घर नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आप उसको कभी बेचने वाले हो ही नहीं। और दूसरी बात कि रियल एस्टेट कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है आपने, जैसे हमने बताया अच्छी वेल मैनेज कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको हम इक्विटी में ही पकड़ेंगे। 3 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है बैलेंस्ड और तीसरा होता है एग्रेसिव। कंजर्वेटिव कैसे होता है कि 90% फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और सिर्फ 5 to 10% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। जो एग्रेसिव होते हैं वो 90-95% इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे और फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलमोस्ट नील इन्वेस्टमेंट रहेगा उनका, और गोल्ड में रहेगा 2-5% इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये दोनों एक्सट्रीम्स की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों लोगों को जो एग्रेसिव या पूरे कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं उनको इन्वेस्टमेंट की कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, उनका ऑलरेडी माइंडसेट बन चुका है। हम बात करेंगे बैलेंस इन्वेस्टर की। हम ये वीडियो को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कम से कम एसेट क्लासेस में किस तरह से प्रोपोर्शन बहुत सिंपली आपको समझ आए ये बताना चाहते हैं कि जिसमें आप मिक्सिंग आप खुद ही कर सको, जिसमें आपका जो भी शफलिंग करना है वो आप खुद ही कर सको, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए हम ये वीडियो बहुत सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। एसेट क्लासेस, एसेट मिक्सेस बहुत सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो हम जो एक एवरेज बैलेंस इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, जो माइंडसेट बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, उसको हम लोग सिर्फ एज में डिवाइड करेंगे कि एक स्पेसिफिक एज तक कैसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वो एज के बाद कैसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमने ये काफ़ी सुना होगा कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो आपका 100 माइनस जो एज है उतना आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे आपका अगर जो 30 ईयर्स एज है तो 100 माइनस 30 70% आपका एसेट इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपका एज 60 है तो आपका 40% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये बात हम नहीं मानते, क्योंकि ये फिलॉसफी तब की है, ये इन्वेस्टमेंट मिक्स तब का है जब एवरेज एज काफ़ी कम थी। पिछले 20 सालों में इंडियंस की एवरेज एज ऑलमोस्ट 10 से 15 साल से बढ़ गई है। तो जो पहले रिटायरमेंट के बाद एक इंसान 10 साल जीता था, समझो 60 में रिटायर हो गया, तो एवरेज लाइफ समझो 70 के आसपास होती थी। आज वैसा नहीं है। आज रिटायरमेंट एज तो वही है 58 या 60, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो बढ़ गई है। तो एवरेज इंसान आज 75, 80, 85 बहुत नॉर्मल एज हो गई है। तो पहले आपको सिर्फ 10 साल का रिटायरमेंट था, अब कम से कम 20, 25, 30 साल का रिटायरमेंट है। तो वही इन्वेस्टमेंट जो आपकी मिक्स पहले थी वो अब नहीं चल सकती है। हमको मिक्स बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना है हम देखते हैं। हमारी जो पिछली एसेट क्लासेस की वीडियोज़ है, सभी वीडियोज़ अगर आपने देखी होगी तो ये समझ में आ गया होगा कि बेस्ट रिटर्न्स आपको इक्विटी ही देगा। तो जाहिर है हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम मतलब कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से वो 70% होना चाहिए अप टू द एज ऑफ 70।
70 के बाद क्या होना चाहिए हम देखते हैं, लेकिन अप टू द एज ऑफ 70, आप कोई भी एज हो आपका, 30 हो, 40 हो, 60 हो, आपका 70% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एसेट्स का। बाकी 30% का होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के 3 मेन प्रॉब्लम्स है। पहला क्या है कि इक्विटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टाइम होरिजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 या 10 साल, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। सेकंड है कि डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वही तरह से आपका कोई स्ट्रेटेजी जो भी डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक हो उसको आपने एग्जीक्यूट करना चाहिए। जो थर्ड है वो है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आपको चाहिए कि जो इक्विटी में अनसर्टेनिटीज रहती है, जो भी अप्स एंड डाउन्स रहती है, वो अनसर्टेनिटी एब्जॉर्ब करने की एक क्षमता, वो स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए। वो कैसी लानी है वो भी हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला चैलेंज है कि इक्विटी में कि ये कम से कम 8-10 साल के टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हमने जो बताया है कि 70 एज तक आपको 70% ऑफ आपका एसेट्स इक्विटी में रखना चाहिए। तो 70 के बाद भी आज की तारीख में 10 साल का लाइफ बहुत आराम से हो जाता है। 80-85 का बहुत एवरेज एज आज बहुत कॉमन है। तो 10 साल का, 8 साल का जो टाइम हॉरिजॉन है वो इवन एट द एज ऑफ 70 सेटिस्फाई होता है। अब जो दूसरी बात है कि सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ETF वीडियो की, उसमें हमने यही बताया था कि एवरी 2% डिप, जब भी स्टॉक मार्केट पे 2% डिप हो, आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसमें, और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम से कम 15-15.5% आता है। ये 2% के बदले आप 1% का रूल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी बनाओ एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए, वो हो गया। अब तीसरी बात है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आप में कब आएगी? जब कोई भी अनसर्टेनिटी हो, तब आप वो अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हो। अभी हमने जब बताया कि 70% आपने इक्विटी में डालना चाहिए, तो अभी हम बता रहे हैं कि बैलेंस जो 30% है वो आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और इक्विटी ये बिल्कुल हेज करते हैं एक दूसरे को, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मली चलते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है कि दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं। जैसे अभी पीछे कोरोना के बाद में जब पूरे सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक्स ने मनी प्रिंटिंग बहुत जोर से किया, तब इक्विटी भी ऊपर गया और गोल्ड भी ऊपर गया, क्योंकि मार्केट भी वोलेटाइल थी, रिस्क भी बहुत था मार्केट में, अनसर्टेनिटी बहुत थी। इसके चलते गोल्ड तो बढ़ता ही है, और मनी प्रिंटिंग की वजह से इक्विटी भी ऊपर गया। ये ऐसा सिचुएशन कम आता है। नॉर्मली जब इक्विटी ऊपर जाता है, अनसर्टेनिटी कम रहती है, तब गोल्ड नीचे आता है, एंड वाइज वर्सा कि इक्विटी अगर नीचे जाएगा, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये एसेट्स एक दूसरे को हेज करते हैं। तो जब आपका 70% पोर्टफोलियो जो है इक्विटी में वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, तो गोल्ड का पोर्टफोलियो आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलेगा ये अनसर्टेनिटी एब्जॉर्ब करने की। गोल्ड का जो 30% इन्वेस्टमेंट है वो एक तो हेज का काम करेगा ही, और दूसरा कोई बुरा वक्त आता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो भी आपको गोल्ड हेल्प करेगा। गोल्ड में इनफैक्ट आपको तुरंत गोल्ड लोन भी मिल सकता है, और ये भी हमने दिया है हमारे गोल्ड के वीडियो में कि गोल्ड में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रीफर कीजिए कि वो SGB में रहे, मतलब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में रहे। अब हमने 2 ही एसेट क्लास की अल्टीमेटली बात की कि 70% आप इक्विटी में जाइए और 30% आप गोल्ड में जाइए। आप कहेंगे फिक्स इंस्ट्रूमेंट का क्या? फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हम सजेस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता है। करंटली भी आप देख लीजिए कि इन्फ्लेशन 7% के ऊपर चल रहा है, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स का रेट 6% से भी नीचे चल रहा है। RBI फाइट कर रही है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, क्योंकि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स का जो रेट है वो इन्फ्लेशन से कभी भी ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन आगे चलते जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देख लीजिए, सब तरफ आप देख लीजिए कि जो भी रेट्स रहते हैं, जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स पे, वो कम ही होते जाएंगे। इनफैक्ट कोई कोई कंट्रीज़ में तो 0% है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स भी है। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होने ही होने हैं। काफ़ी सालों पहले, 15-20 सालों पहले बैंक में FD रहती थी 14% की, आज आपको 8% मैक्सिमम FD रेट मिलेगा, 7 to 8% अच्छी बैंक्स में। तो इंस्ट्रूमेंट्स के, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के रेट इसके आगे भी कम होते रहेंगे, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो हम सजेस्ट ही नहीं करते आपको कि फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आप पर से इन्वेस्ट करें। हाँ, एक हो सकता है कि सिर्फ जो स्पेसिफाइड खर्चे आपके जो अगले 3 साल में आपको लगने वाले हैं, मे बी एजुकेशन के लिए हो गया, मैरिज के लिए हो गया, या और भी कोई एक्सपेंस आपने जो फोरसी किए हैं, उसका 3 साल का जो प्लानिंग आपको करना पड़ेगा वो आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कीजिए। 3 साल में जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपका 3 साल के बाद एक्सपेंस है, उसके लिए आपको आज से जो इन्वेस्टमेंट करना है वो भले आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में कीजिए। अभी अगर इक्विटी मार्केट में अच्छा रिटर्न्स है, गोल्ड में अच्छा है, तो वो आप शिफ्ट कीजिए फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन उतना ही पैसा जो आपका प्लान्ड एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। और जैसे ही वो प्लान्ड एक्सपेंसेस आपके अलग से इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, उसको आप आपके ओवरऑल एसेट मिक्स में पकड़िए मत।
अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है जो हमारे ये एसेट मिक्स से भी लिंक्ड है कि इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करने तो सब लोग बोलते हैं लेकिन बेचने का कोई नहीं बोलते। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो छुपा है हमारा एसेट मिक्स के रेशियो में ही, कि इक्विटी में हमने बताया 70% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गोल्ड में हमने बताया कि 30% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो एक ही फॉर्मूला आपको रखना है कि ये जो मिक्स है 70% और 30% ये मेंटेन होना चाहिए। अब ये मेंटेन कैसे होगा? अगर इक्विटी समझो बढ़ जाता है या गोल्ड बढ़ जाता है तो ये मिक्स कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका 70 रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 30 रुपीज़ गोल्ड में इन्वेस्टेड है। सपोज इक्विटी का रेट बढ़ गया और 70 का हो गया 76 रुपीज़, तो आप और गोल्ड समझो उतना ही रहा 30 रुपीज़, तो आपका टोटल कितना हो गया 76 प्लस 30। तो अभी 30-70 तो रहा नहीं, प्रोपोर्शन कुछ बदल गया। सपोज ये 70 का 80 हो गया, 80 और 30 हो गया, तो 80 और 30 मतलब वो रेशियो अगेन मिसमैच हो गया। तो ये जो मिसमैच है इसको आपको वापस रीबैलेंस करना है। तो जैसे ही ये रेशियो 75-25 हो जाए या 65-35 हो जाए, मतलब 5% का जैसी वेरिएशन आ जाए ये रेशियो में, उसको रीबैलेंस कीजिए। अब ये इवैल्यूएट कब करना है? तो हम सजेस्ट करेंगे कि एवरी क्वार्टर आपको रिवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्वार्टर नहीं भी करो, आप हाफ ईयरली करो, ईयरली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इवैल्यूएट आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए। और वो रिवैल्यूएशन के वक्त जो भी रेशियो हो वो अगर 5% से ज़्यादा वेरी हो तो वापस रीबैलेंस करो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर 70% आपका इक्विटी में इन्वेस्टिंग है, 70 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है और गोल्ड में समझो 30 है, सपोज गोल्ड का रेट 30 का 25 रुपीज़ हो गया और इक्विटी का जो पोर्टफोलियो 70 का वो 75 रुपीज़ हो गया, तो 75-25 अभी रेशियो हो गया। तो आपको इस वक्त करना क्या है? आपको इस वक्त 5% का इक्विटी बेचना है और 5% वही उठा के गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि इक्विटी का जो रेट्स बढ़ गए हैं, जो मार्केट ऊपर गया है उसमें आपने सेल कर दिया, और गोल्ड जो नीचे गया है जिसमें मंदी चल रही है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो रीबैलेंसिंग में ही आपका सेल और बाय तुरंत हो गया। तो ये रीबैलेंसिंग आपको हमेशा मेंटेन करना है 70-30 एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मे बी क्वार्टरली और इवन ईयरली। अब हम आखिरी चीज़ पे आते हैं कि कौन से एज तक कौन सा एसेट मिक्स होना चाहिए। हमने शुरुआत में ही कहा कि 70 ईयर्स के एज तक 70% आपका इक्विटी में होना चाहिए और 30% गोल्ड में होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा एजम्पशन है। ये एजम्पशन ये है कि हम ये मान रहे हैं कि 70 एज तक आपका कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम चलता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब 58-60 में भी रिटायरमेंट कोई हो जाता है तो उसके बाद भी आदमी या लेडी कम से कम 5 से 10 साल तक काम करते रहते हैं। मतलब 70 ईयर्स तक उनका कुछ ना कुछ काम चालू रहता है, कुछ ना कुछ इनकम चालू रहता है। चलो ये भी मान लो कि अगर आपका 60 में जो रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद आपका कोई दूसरा काम नहीं है, आपने प्योर रिटायरमेंट ही किया है, उसके बाद में कोई आपका इनकम सोर्स नहीं है, तो जो हमने जो 70 ईयर्स तक 70% का है उसको आप समझ लीजिए कि 60 ईयर्स तक 70% आपका इक्विटी में होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? मतलब एक तो आप 60 में रिटायरमेंट हो या 70 में रिटायर हो, तो वो रिटायरमेंट के बाद में आपको जो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें आपको एक SWP करना है। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये कितना होगा कि जो भी आपका कॉर्पस होता है, जैसे हमने हमारे ETF की वीडियो में देखा कि अगर साल का आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया है 30 सालों के लिए, और उसमें अगर आपको ETF में 15.5% का रिटर्न्स मिलता है जब आप 2% डिप पे बाय करते हो, तो वो रिटर्न्स पकड़ के 30 सालों में यही 1,20,000 हर साल जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो बनता है 7.88 करोड़ रुपीज़। तो 7.5 करोड़ एक रफली एज्यूम कीजिए, तो जो भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होगा, एज्यूम करो 7.5 करोड़ हो, तो इसका 10% आपको हर साल विड्रॉ करना है। 10% होगा 7.5 करोड़ का 75 लाख रुपीज़। ये आपको कंटिन्यूसली आगे विड्रॉ करते रहना है 20 साल 30 साल जब तक आप हो। उसमें से जो आपको खर्चा करना वो आप कीजिए, एंड बाकी जो भी बचता है फिर उसमें आपको कुछ डोनेशंस करना है, कुछ आपको गिफ्ट देनी है, कुछ बाकी आपके पैशंस है, कुछ हॉबीज़ है, कुछ ट्रैवलिंग है, उस पर खर्चा करना है, वो आप कर सकते हो। प्लस जो 30% गोल्ड है वो तो आपके इनहेरिटर्स के लिए हो सकता है, या और भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपके लिए वो है ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू अगेन।